हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। और आज के इस स्पेशल सेशन में हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में। होपफुली आप में से कुछ को इसके बारे में आइडिया होगा या हो सकता है आप में से कुछ को इसके बारे में आइडिया ना हो, बट कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज वीडियो के अंत तक आपको सब समझ में आ चुका होगा। तो अगर हम अन अकेडमी प्लेटफॉर्म की बात करें, सो यू नो इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको अलग अलग एजुकेटर की क्लास मिलती है। अगर आपको वो यूट्यूब के इस चैनल पे प्रोवाइड नहीं हो रही है तो आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबकी जितने भी एजुकेटर अन अकेडमी में हैं सबकी स्पेशल क्लासेस फ्री में प्रोवाइड होगी और आप उनकी पेड क्लासेस भी ले सकते हो। एंड ये अन अकेडमी स्टूडियो वॉल का टेलीग्राम चैनल है और अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलता रहेगा। कॉमनवेल्थ नेशंस की अगर हम बात करें तो किससे कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है, कौन से वो देश हैं और क्या क्राइटेरिया होता है कॉमनवेल्थ नेशन बनने के लिए, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश एम्पायर बहुत समय तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे राज किया है। उसने अलग अलग देशों में कॉलोनी बना रखी थी अपनी, और इंडिया उसमें से एक था। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका था और इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका था, और धीरे धीरे वो हर देश को आजाद करने लगा था। रीजन कुछ भी हो, बट उन्होंने इसे एक दया और काइंडनेस का नाम दिया, लेकिन रीजन असली हर देश के लिए अलग अलग थे। In 1884, Lord Rosebery, a British politician, described the changing British Empire as a commonwealth of nation. जो देश ब्रिटिश एम्पायर से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन रहे थे, उन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का खिताब दिया 1888 में लॉर्ड रोजबेरी ने, जो कि ब्रिटेन के पॉलिटिशियन थे। तो 1931 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना हुई। जैसा कि उन्होंने कहा था, इनका आइडिया था कि हम भले देश से देशों को स्वतंत्र कर रहे हैं, बट हम उनको एक करके बांध के रख सकते हैं अगर हम ऐसा कोई इंस्टीट्यूट डालें, ऐसी कोई संस्था ओपन करें या फिर ऐसा कोई ग्रुप बनाएं। तो वहीं से कॉमनवेल्थ नेशंस का आइडिया आया। और जब ये 1931 में कॉमनवेल्थ नेशंस की स्थापना हुई तो केवल 5 इनिशियल मेंबर्स थे: यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरिश फ्री स्टेट, न्यू फाउंडलैंड और यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें से कुछ देश है जिनके नाम तो हम सुने ही नहीं है, इसलिए क्योंकि अब ये चेंज हो गए हैं या तो मर्ज हो गए हैं। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड जब आयरिश फ्री स्टेट जिसे आप कह रहे हो, आयरलैंड जो है जब ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना तब तो ये था इनिशियल मेंबर्स में, लेकिन बाद में 1949 में इसने परमानेंटली कॉमनवेल्थ को लेफ्ट कर दिया, मतलब कि वो इससे अलग हो गया। न्यू फाउंडलैंड की बात करें तो कनाडा का पार्ट हो गया 1949 में, और साउथ अफ्रीका कॉमनवेल्थ को छोड़ा 1961 में कुछ कारण की वजह से, लेकिन वापस से 1994 में उसने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और तब वो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में इसे ज्वाइन किया था। तो ये 5 इनिशियल मेंबर्स थे जब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी उस समय में। अब देखिए, इन 1946, पहले ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन था, 1946 में ब्रिटिश वर्ड हटा दिया गया। मतलब 1931 में ब्रिटिश वर्ड था जब ये स्टार्ट हुआ, फिर 1946 में ब्रिटिश वर्ड हटा दिया गया और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बन गया केवल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस पे मतलब कि अडॉप्ट किया 1942 और 47 में। इंडिया इसका पार्ट बना 1947 में आज़ाद होने के बाद, और फिर जो भी नए नए देश थे जो आज़ाद हो रहे थे वो इसका हिस्सा बनते जा रहे थे, और धीरे धीरे जो कॉमनवेल्थ नेशन था वो बड़ा होता जा रहा था। कॉमनवेल्थ नेशन की बात करें तो आपने अक्सर कॉमनवेल्थ नेशन स्पोर्ट्स सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। तो ये कुछ रूल है, जैसे कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है वो कॉमनवेल्थ गेम को सपोर्ट करते हैं। इनका है कि हर 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम होना ही है। कॉमनवेल्थ डे भी मनाया जाता है हर मार्च के सेकेंड मंडे को। ईच ईयर कैरीज अ डिफरेंट थीम, बट ईच कंट्री कैन सेलिब्रेट द डे एज दे चूज। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ डे मार्च के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है। और कॉमनवेल्थ नेशन की अगर हम बात करें तो 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम कराता है। कैसे कोई देश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिएगा कि अगर कोई देश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करना चाहता है तो पहले तो उसे एलिजाबेथ सेकेंड को अपने हेड मानना पड़ेगा, अपने देश का हेड नहीं, कॉमनवेल्थ का हेड। हाँ,
कुछ देश ने एलिजाबेथ सेकेंड को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी माना है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ देम, लेकिन इंडिया नहीं माना है। तो आप उन्हें अपना संवैधानिक प्रमुख मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वो कॉमनवेल्थ जो एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वो हेड है। सेकेंड, जो और क्राइटेरिया है जैसे कि equally important and include racial equality and the embrace of world peace, liberty, human right, equality, free trade, मतलब कि इन सारी चीजों को सपोर्ट करना है आपको, और रेशिज्म नहीं आप प्रमोट कर सकते हो, यहाँ पे आप रेशियल नहीं हो सकते हो, रेसिस्ट आप नहीं हो सकते हो, और पीस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट, इन सब चीजों को आप प्रमोट करने वाले हो। अ मेंबर स्टेट मस्ट ऑल्सो बी सॉवरेन, एक्सेप्ट इंग्लिश एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की जो भी मीटिंग होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, ठीक है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए कॉमनवेल्थ की मीटिंग्स के दौरान। और आपका जो पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट कंट्री है उसके साथ आपका कुछ मतलब कि रहना चाहिए, हिस्सा आपका रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे हम देखते हैं, अगर हम 1997 तक की बात करें तो अ नेशन मस्ट हैव अ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक, जैसा अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि डायरेक्ट संवैधानिक लिंक होना चाहिए था किसी करंट मेंबर स्टेट के साथ, वरना आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब द ओनली मेंबर स्टेट दैट डू नॉट टेक्निकली फिट दिस क्राइटेरिया आर मोजाम्बिक एंड रवांडा। मतलब ये था कि अगर आपका कोई देश है जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है, उसके साथ आपका डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है, तभी आप इसका हिस्सा बन पाओगे 1997 तक। लेकिन फिर ये बदल दिया गया और मोजाम्बिक और रवांडा ने जब ज्वाइन किया तो इसने इस क्राइटेरिया को फिट नहीं किया था, मतलब इनका किसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक नहीं था, ठीक है, तो इसे एक्सेप्शनल केस कहा गया, इसे अपवाद कहा गया। It is possible for a state to be suspended from Commonwealth if they fail to abide by the democratic principle outlined in the Harare Declaration. Countries that this has happened to in the past include Nigeria, Pakistan, Zimbabwe. जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, वहीं पे एक मीटिंग हुई थी हरारे डिक्लेरेशन, जहाँ पे कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे, प्रिंसिपल्स थे, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको कॉमनवेल्थ से बाहर कर दिया जाएगा। और ये हुआ किसके साथ? नाइजीरिया, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ ऐसा हो चुका है। अब हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ नेशंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो डार्क ब्लू कलर में जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं, और ये यूके है जिसने इसकी स्थापना की, स्टार्ट किया। तो ये सारे आपके कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, ठीक है, ये कॉमनवेल्थ के पार्ट है। यू कैन सी हियर यूएसए इसका पार्ट नहीं है, यूएसए पे भी तो ब्रिटेन ने राज किया था, लेकिन यूएसए ने अपने आप को बहुत पहले ही स्वतंत्र करा लिया था। और इनका था कि आप में से जो बनना चाहते हैं वो बने, जो नहीं बनना चाहते वो नहीं बने। अब यूएसए भला क्यों आएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका हेड कोई और देश हो? तो जाहिर सी बात है यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। अभी हम बात करें तो टोटल आपके 54 कंट्रीज जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और पैसिफिक कॉन्टिनेंट से। कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर डाइवर्स, दे आर अमंग द वर्ल्ड बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट कंट्रीज। बहुत अमीर देश भी है, बहुत छोटे, बहुत बड़े, हर तरह के देश जो है डाइवर्सिटी के साथ कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। 32 of our members are classified as a small state. कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का कहना है कि हमारे मेंबर्स में से 32 मेंबर तो स्मॉल स्टेट्स के रूप में क्लासिफाइड ही होते हैं, और स्मॉल स्टेट बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, तो उन पे हम बहुत ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट जो चैलेंजेस हैं और क्लाइमेट चेंजेस है, इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ये असिस्ट करते हैं। लीडर ऑफ मेंबर कंट्री शेप कॉमनवेल्थ पॉलिसीज एंड प्रायोरिटी, जो भी मेंबर कंट्री के लीडर है वो बनाते हैं पॉलिसीज को। एवरी 2 ईयर दे मीट टू डिस्कस इश्यूज अफेक्टिंग द कॉमनवेल्थ एंड देयर वाइडर वर्ल्ड एट द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। हर 2 साल पे CHOGM होता है जिसमें ये लोग अलग अलग चीजों पे डिस्कशन करते हैं। ऑल मेंबर हैव एन इक्वल से रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ वेल्थ, कौन कितना अमीर देश है कौन कितना नहीं, इससे मतलब नहीं है, सबको इक्वल अधिकार है कि आप अपनी चीजें रख सकते हो। दिस मेक्स श्योर इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैव अ वॉइस इन शेपिंग द कॉमनवेल्थ। अब देखो कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे। ये अफ्रीका के देश है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मोजाम्बिक और रवांडा जो है ये एक्सेप्शनल बन गए थे। एशिया में ये देश आते हैं आपके, एशिया की बात हम जरूर एक बार करेंगे, जैसे कि बांग्लादेश, ब्रुनेई, इंडिया, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान को निकाला गया था, बाद में फिर इसे ज्वाइन कराया गया था, सिंगापुर एंड श्रीलंका। कैरेबियन और अमेरिका, कैरेबियन क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच के कुछ देश, और अमेरिका यूरोप मतलब कि यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया।
और पैसिफिक मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं आपके, टोटल 54 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कौन कौन कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है। तो यू कैन सी हियर, ये कनाडा है और कनाडा इसका पार्ट है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा ये सूरीनाम देश है, ये भी इसका पार्ट है। ये आपका साउथ अफ्रीका है, ठीक है। फिर यहाँ जिम्बाब्वे तो निकाल दिया गया था, ठीक है, आपको पता ही है। ये मोजाम्बिक है, रवांडा है, ठीक है, केन्या है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये आपका नाइजीरिया है, ठीक है, कैमरून है, घाना देश है, फिर यहाँ पे इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और यूरोप में ऑब्वियसली यूके, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यू पापुआ गुएना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे देश है, मलेशिया हो गया, जो कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो टोटल देयर आर 54 कंट्रीज जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबका नाम लिखा है। ये कैरेबियन, मैं आपको कॉन्टिनेंट बताती हूँ, जैसे आपसे कैरेबियन मैंने बोला, तो जब कैरेबियन बोला जाता है ना, तो यहाँ के जो देश होते हैं उन्हें कैरेबियन बोला जाता है, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट आपका ये हो जाता है, पैसिफिक में यहाँ के देश आ जाते हैं, एशिया तो यू नो वेरी वेल, ठीक है, ये आपका अफ्रीका में आ जाता है, और ये अमेरिकाज हो जाता है। जब अमेरिकाज की बात होती है, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका एज वेल साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इससे रिलेट करके हम लोग एक चीज और सीख सकते हैं, और वो है डिफरेंस बिटवीन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। अब आप सोचोगे यहाँ पे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो यही सबसे अच्छा वक्त है इसको समझने का कि आखिर क्यों किसी देश में जब किसी को भेजा जाता है राजनयिक के रूप में तो हम उसे एम्बेसडर बोलते हैं, फिर अगर किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो कभी हम उसे हाई कमिश्नर बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों एम्बेसी और हाई कमीशन दो अलग अलग नाम है, ये समझने का यही सबसे बढ़िया वक्त है। तो भाई देखो होता क्या है, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर होते कौन है, ये दोनों ही डिप्लोमेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेशों में, अपने कंट्री, होम कंट्री को दूसरी फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही, एम्बेसडर भी और हाई कमिश्नर भी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दोनों का यही डेफिनेशन है, एन एम्बेसडर इज द हाईएस्ट रैंकिंग डिप्लोमैट that is sent to another sovereign state in order to represent their country, and the same applies for the high commissioner, same वही पे होगा। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट सिटीजन वहां पे जो है, सपोर्ट प्रॉस्पेरिटी, वर्क फॉर पीस, अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द होस्ट कंट्री जहां पे वो गए हैं। पावर क्या होता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, मेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द होम कंट्री होता है इनके पास इमरजेंसी में। रेजिडेंसी क्या होता है, तो फॉरेन कंट्री में जब तक इनका टर्म नहीं खत्म हो जाता तब तक वो फॉरेन कंट्री में ही रहते हैं जहां इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वहां पे। अब देखो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में अगर हम डिफरेंस की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो दोनों का फंक्शन सेम है। It is representative of one country to another country. The same, it is representative of the head of the state in another country. पोस्ट क्या होता है, इट इज द हेड ऑफ द एम्बेसी, इट इज हेड ऑफ हाई कमीशन। जैसा कि मैंने आपको कहा, एम्बेसडर के लिए जो ऑफिस होता है दूसरे देश में उसे एम्बेसी कहते हैं, और हाई कमिश्नर के लिए जो ऑफिस होता है उसे हाई कमीशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, द वंस विच वर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हैव एन एम्बेसडर। अब समझे, वो सारे देश जो कभी ब्रिटिश रूल के अंडर में रहे नहीं, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, वहां पे अगर किसी को भेजा जाएगा तो उन्हें एम्बेसडर कहा जाएगा। एंड कंट्रीज विच यूज्ड टू बी ब्रिटिश कॉलोनीज आर द वंस वेयर अ हाई कमिश्नर इज अपॉइंटेड। जहां पे ब्रिटिश कॉलोनी है वहां पे हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। इन्वॉल्वमेंट क्या है, तो अगर हम बात करें एम्बेसडर की तो वो कम इन्वॉल्व रहता है लोकल मामलों में, और हाई कमिश्नर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है क्योंकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का समूह में वो भी देश है वो भी देश है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सबसे मेन जो बेसिक डिफरेंस है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर का, क्यों इन्हें एम्बेसडर और इन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है, वो यही है कि जब कोई बंदा किसी ऐसे देश में अपॉइंट होता है डिप्लोमेट के रूप में जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है तो उसे हम एम्बेसडर कहेंगे। जैसे कि मान लो अगर कोई बंदा भेजा जाता है कजाकिस्तान में अपने इंडिया से, तो हम उसे एम्बेसडर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाई कमिश्नर नहीं, एम्बेसडर बोलेंगे। और अगर पाकिस्तान में भेजा जाएगा तो हाई कमिश्नर बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। मोजाम्बिक में भेजा जाएगा तो हाई कमिश्नर बोलेंगे। इस तरीके से ये डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे कि इंडियन डिप्लोमेट है, उनका नाम है रुचिरा कंबोज, ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर चुनेगी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका की।
हाई कमिश्नर वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि जहां भेजी गई है साउथ अफ्रीका वो कॉमनवेल्थ कंट्री है। इसी के जस्ट अपोजिट द इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट इज तरनजीत संधू। अब यहाँ पे हम एम्बेसडर वर्ड का यूज क्यों किए, क्योंकि यूएस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, एंड यही डिफरेंस है आपका एम्बेसडर में और हाई कमिश्नर में। और कॉमनवेल्थ कंट्री के बारे में अगर आपको पता है तो आपको ये डिफरेंस जाहिर सी बात है पता होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, लेट्स क्रैक इट।